Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, as you all know that in economics we are studying chapter 2 people as resource, संसाधन के रूप में लोग। और इसमें हमने अब तक लास्ट टाइम प्रस्तावना, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन। बच्चों, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से परिवार में पुरुषों और महिलाओं के बीच में श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर जो पुरुष हैं वो खेतों में काम करते हैं और महिलाएं अपने घर के दैनिक कार्य करती हैं। जैसे कि आपने देखा वो शकल और विलास की हमने कहानी पढ़ी थी ना, उसमें शकल की जो माँ है वो शीला अपने बच्चों की देखरेख करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धुलती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं। और जो शकल के पिताजी हैं बूटा, वो खेतों में काम करते हैं और उपज जो होती है खेत में काम करने के बाद उसको बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। और शीला परिवार के बच्चों के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती हैं उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता, उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं दिया जाता। और जो बूटा धन कमाते हैं उसे वो परिवार के पालन पोषण पर खर्च करते हैं। जबकि जो परिवार है, परिवार के लिए जो दी गई इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उनके बदले में महिलाओं को कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है और उनकी इन सेवाओं को राष्ट्रीय आय से नहीं जोड़ा जाता। बच्चों, महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान तब किया जाता है जब वो घर से बाहर श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। जिस प्रकार जो विलास की माँ है वो मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। महिलाओं की आय भी बच्चों शिक्षा और कौशल के आधार पर पुरुषों की भांति निर्धारित की जाती है। अधिकांश जो महिलाएं हैं बच्चों वो बहुत ही कम शिक्षित हैं और निम्न कौशल स्तर है उनका, अतः उन्हें पुरुषों की अपेक्षा जो है कम पारिश्रमिक दिया जाता है। जबकि जो उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा महिलाओं को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं में प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी उन्होंने प्रवेश ले लिया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सेवाओं के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। स्टूडेंट्स, जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो भी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। मानवीय संसाधनों में निवेश से उत्पादन क्षमता और श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा इस निवेश में महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर किया जाने वाला निवेश जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण पर किया जाने वाला जो खर्च होता है बच्चों वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से हम देश का जो भावी विकास है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। और शिक्षित माता पिता शिक्षा की महत्ता को समझते हैं और वे अपने बच्चों की शिक्षा पर पर्याप्त धन खर्च करते हैं। जबकि जो गरीब परिवारों की आय है वो बहुत कम होती है। जिस तरह इन परिवारों के माता पिता खुद रोगग्रस्त होते हैं, अशिक्षित होते हैं, बीमार होते हैं और साधनों की कमी के कारण इनके बच्चों को भी उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। और बच्चों, ये जो बुरा चक्र है, ये जो बुरा प्रभाव है, ये चलता रहता है। इस प्रकार जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। अब बच्चों पढ़ेंगे शिक्षा। जिस प्रकार अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में आपने देखा जो शकल है वो शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छा वेतन के रूप में उससे फल मिला शिक्षा का, है ना। ऐसे ही बच्चों हम भी अगर अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो बाद में हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा।
सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा जो है वो मुख्य अंग है। शिक्षा के द्वारा नई आकांक्षाएं और जीवन के मूल्य विकसित किए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, जो शिक्षा है उसने न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि होती है और राष्ट्र की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सार्वजनिक पहुंच धारण एवं गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। नवोदय विद्यालय जैसे जो प्रगतिशील निर्धारक विद्यालय हैं, उनकी स्थापना भारत के प्रत्येक जिले में की गई है और बड़े स्तर पर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए बच्चों व्यावसायिक शाखाएं यानी कि वोकेशनल एजुकेशन विकसित की गई है। अब बच्चों, भारत में शिक्षा योजना। साक्षरता बच्चों प्रत्येक व्यक्ति का न केवल अधिकार है बल्कि ये व्यक्तियों द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का सही प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। तथापि जनसंख्या के जो विभिन्न भाग हैं उनके मध्य व्यापक अंतर पाया गया है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर लगभग 16.6% ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर लगभग 16% ज़्यादा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों इसी क्रम में केरल के कुछ जिलों में तो साक्षरता दर 96% है, मतलब कि केरल में 100% लिटरेसी पाई जाती है, जबकि बिहार में 62% है और भारत के प्राथमिक स्कूल प्रणाली 5 लाख से भी ज़्यादा गाँवों में विस्तृत है। किंतु दुर्भाग्यवश बच्चों स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के मध्य छोड़ने की उच्च दर में कमजोर कर दिया है ना। अब है शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास। बच्चों सरकार जो है वो चाहती है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, हर एक बच्चा शिक्षित हो। इसके लिए वो जो है अनेकों प्रयास कर रही है ना। सरकार ने सभी को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो इसके अंतर्गत सरकार ने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं वो सब स्कूल जाएं, वो सब पढ़ें। इसके लिए सन 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बच्चों सर्व शिक्षा अभियान जो है वो चलाया हुआ है, जो कि सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और बच्चों प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सरकार ने बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए दोपहर के भोजन अर्थात मिड डे मील की जो योजना है उसको कार्यान्वित किया है और पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंत तक वर्ष 2011-12 उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 21% करने का प्रयास किया गया है। और बच्चों वर्ष 2020-21 तक 30% तक की वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस योजना के में जो है निम्न रणनीतियों पर भी ध्यान दिया गया है ना। वस्तुओं की पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है और दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक एवं संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा वाले संस्थानों पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। अब पढ़ते हैं स्वास्थ्य के बारे में। बच्चों हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने तथा बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है।
बीमार व्यक्ति जो होता है बच्चों, वो किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाता है। आपने देखा, इसलिए किसी भी जो व्यावसायिक संगठन है उसमें सिर्फ स्वस्थ श्रमिकों को, जो बीमार नहीं होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनको ही नियुक्त किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य से मनुष्य का स्वयं का भी कल्याण होता है। इसी कारण जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी देश की प्राथमिकता होती है। और देश की राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों में विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं को इन तक पहुंचाना और बेहतर बनाना है ना बच्चों। और इन उपायों को अपनाने से जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़कर वर्ष 2013 में 67.5% वर्ष अधिक हो गई है ना। और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं को संक्रमण से रक्षा यानी कि रोग से रक्षा और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घट जाती है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे होमवर्क नोट, होमवर्क से आपको ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको बुक में ही फिल करना है और लर्न भी करना है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।